प्रिय छात्राध्यापकों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे प्रकार से होंगे और अच्छे प्रकार से रह करके वीडियो नोट से कुछ लाभ ले रहे होंगे, ऐसी विश्वास है, ऐसा आशा है। तो बहुत कुछ ना करके पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के संबंध में अपने वीडियो में बातें की थी, जिसमें स्केल्स ऑफ मेजरमेंट में या इसको लेवल्स ऑफ मेजरमेंट भी कहते हैं, क्या क्या होता है इस पर बातें हुई थी। एक बार मैं उसको पुनः बता दे रहा हूँ। 4 होते हैं मेजर्स ऑफ स्केल्स: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपातिक मापनी, 4 प्रकार की मापनी होती हैं। पूरा उसके बारे में विस्तार से बताया गया था। नामित मापनी में क्या होता है, किसी की गुण एवं विशेषता के आधार पर उसको किसी वर्ग में नाम दे दिया जाता है। जैसे अगर देखें तो निवास स्थान के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहरी क्षेत्र के लोग। ऐसे ही क्रमिक मापनी में क्या था कि इसमें गुण विशेषता के साथ साथ मात्रा भी आती है। गुण एवं विशेषता की मात्रा को देखा जाता है और उसको एक क्रम में लिखा जाता है। जैसे अगर हम देखें तो अगर कोई परीक्षा है, उसका मूल्यांकन हुआ, मापन हुआ, तो उसमें एक क्रम में रखते हैं। जिसका सबसे अधिक हाई नंबर होता है उसको ऊपर, फिर उससे कम वाले को नीचे, फिर उससे कम वाले को नीचे। यानी उसको एक चाहे असेंडिंग ऑर्डर करें, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर करें, इन क्रम में उसको रखा जाता है और एक सिस्टम में होता है। यानी किसी गुण की मात्रा के आधार पर उसको एक नाम दिया जाता है उससे, तो इसे क्रमिक मापनी कहते हैं। जैसे श्रेष्ठ, औसत और निम्न वाला, ऐसे हो। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें ये नहीं होता कि दोनों में अंतर समान होगा। यानी एक जो पहले स्थान पे दूसरे स्थान पे जो अंतर होगा वही तीसरे और चौथे स्थान वाले में अंतर होगा, ऐसा नहीं। ऐसा इसमें नहीं होता। ऐसा किसमें होता है? इसके आगे जो इंटरवल स्केल्स है उसमें ऐसा होता है। इसमें भी किसी प्रकार की कोई गणितीय क्रियाएं नहीं की जाती, जोड़ घटाव गुणा भाग जैसी कोई भी क्रियाएं नहीं होती। और ये थोड़ा नामित से अधिक श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता जितना इंटरवल और रेशियो को। तीसरे में बताया इंटरवल स्केल्स। इसमें क्या होता है, इसमें क्रम के साथ साथ अंतर भी समान होगा। क्रम के साथ साथ अंतर भी क्या होगा, समान होगा। जैसे 35-36 के क्रम हो गया, इनमें दोनों में अंतर अगर 1 का है तो चाहे आप 98-99 लें, तो वहाँ भी अंतर कितना है, 1 का ही होगा। इसमें एक चीज़ और है कि इसमें गणितीय संक्रियाओं में जोड़ और घटाव की गणितीय संक्रियाएँ इसमें होती हैं। इस प्रकार की मापनी का प्रयोग समाजशास्त्र, शैक्षिक शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, इन विषयों में किया जाता है। जहाँ पर चर के रूप में मानों को लिया जाता है, वहाँ पे इंटरवल स्केल्स का प्रयोग किया जाता है, मापनी का प्रयोग किया जाता है। चौथा है रेशियो स्केल्स या अनुपातिक मापनी। इस मापनी में क्या होता है, इसमें शून्य का बड़ा महत्व है। इसमें कोई चीज़ बिल्कुल शून्य का मतलब होता है वो बिल्कुल अस्तित्व ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं। तो यहाँ पे वो भी चीज़ें होती हैं, गणित की सारी संक्रियाएँ होती हैं, प्लस माइनस और मल्टीपल, डिवाइडेशन, सारी प्रक्रियाएँ होती हैं इसमें। और शून्य भी होता है। और ये हम अपनी ऊपर तीनों में से सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अधिक परिष्कृत और अच्छी मानी जाती है।
तो इस तरीके से 4 मापनियों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज अपने इस वीडियो में उसी 4 मापनी का एक तरीके से हम तुलनात्मक अध्ययन बताएंगे कि कैसे कैसे इन 4 मापनियों में क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नताएं हैं। इस रूप में आप देखेंगे तो थोड़ा चीज़ें और अधिक स्पष्ट हो जाएंगी। तो इन 4 मापनियों में क्या तुलना कैसे की जा सकती है, इनमें क्या क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले मात्रा पे आते हैं। सबसे पहले मात्रा के आधार पर मापन का जो स्तर है मात्रा, अगर मात्रा ले लें तो क्या नामित मापनी मात्रा की जैसी बात होती है? नहीं होती है। उत्तर मिलेगा नहीं होती, क्योंकि इसमें गुण और विशेषता को देखा जाता है, मात्रा उसमें नहीं होती। नामित मापनी मात्रा जैसी कोई बातें नहीं होती। अब दूसरे में आते हैं क्रमिक वाले में। क्रमिक में तो मात्रा होती है, इसमें लिखा ही गया है गुण की मात्रा के आधार पर, तो यहाँ भी होती मात्रा। तीसरा क्या है? अंतराल अनुपात मापनी, इसमें भी मात्रा होती है, वहाँ भी होता है, तभी तो आपको उसको कम ज़्यादा करोगे। चौथा अनुपातिक, वहाँ भी मात्रा होती है। तो मात्रा के आधार पर अगर हम देखें तो नामित मापनी को छोड़ करके मात्रा की बातें सारे स्केल्स में होती है, सारे मापनी में होता है। फिर दूसरा समान अंतराल। समान अंतराल दूसरे के आधार क्या है? समान अंतराल। समान अंतराल नामित मापनी में क्या होता है? क्या समान अंतराल? समान अंतराल होता है? नहीं होता है। उसमें एक क्रम तो होता है, लेकिन दोनों क्रम में समान अंतराल नहीं होता है। क्रमिक में भी नहीं होता है। मैंने बताया क्रम तो होता है, लेकिन उसमें अंतर समान नहीं होता है। अगले तीसरे इंटरवल उसमें होता है, उसमें होता है। हमने उदाहरण के माध्यम में बताया भी कि कैसे 35-36 में जो अंतर वो 98-99 अंतर है। यानी क्रमबद्ध कोई दो क्रम में है, दो चीज़ें या दो व्यक्ति, उसमें अंतर क्या होगा? एक समान आएगा। कैसे आएगा? बराबर ही आएगा, चाहे वो जिस क्रम में आ रहे हैं। तो अर्थात अंतराल होता है किसमें? अंतरिक्ष मापनी में, और आगे अनुपात मापनी में भी अंतराल होता है। तो ये समय अंतराल की समान अंतराल को लेकर के मापन नामित और क्रमिक में नहीं होता, और अंतराल और अनुपातिक मापनी में होता है। परम शून्य बिंदु। परम शून्य बिंदु परम शून्य बिंदु क्या है? हमें बताया परम शून्य बिंदु का है स्थिति होती है जब जिस बिंदु पर कोई भी चीज़ बिल्कुल अस्तित्वहीन हो जाती है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहता, उसे परम शून्य कहते हैं। तो अगर आप देखें परम शून्य, तो नाभिक में नहीं होता था, इसमें शून्य जैसे कोई चीज़ें नहीं होती। दूसरा क्रमिक में, इसमें भी नहीं होता। तीसरा इंटरवल अंतराल मापनी, उसमें भी नहीं होती। चौथा क्या है? रेशियो, इसमें होता है। इसमें परम शून्य बिंदु की संकल्पनाएं पाई जाती है। फिर अगला गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं नामित में होता है कोई गणितीय संक्रियाएं? पहले बताया नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ नहीं होता। क्रमिक में, इसमें भी नहीं होता है। क्रमिक में भी कोई भी किसी प्रकार की गणित की मापनी का प्रयोग नहीं किया जाता। तीसरा क्या अंतराल? इसमें होता है। इसमें जोड़ और घटाव नामक दो गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। चौथा क्या? अनुपात मापनी। अनुपात मापने में इसमें भी होता है। इसमें चारों गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग होता है। चारों ही गणितीय संक्रियाओं का प्रयोग इसमें किया जाता है। गुणा का भी, भाग का भी, जोड़ का भी, घटाने का, यानी चारों गणितीय संख्याएं इसमें निश्चित रूप से होती है। फिर प्रकृति मापन की परिणामों की प्रकृति के आधार पर अगर देखें, तो मापन के परिणामों की प्रकृति के आधार पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मापन परिणामों की प्रकृति अगर देखें
तो नामित वाले में क्या होता है, नामित मापनी में होता है कि इसमें गुण के विभिन्न पक्षों के आधार, जो गुण होता है उसके विभिन्न पक्षों के आधार पर समतुल्य समूहों में वर्गीकरण किया जाता है। समतुल्य समूह का मतलब समझ रहे हैं, जो समान हो, एक दूसरे से क्या हो, समान। फिर क्रमिक में क्या चीज़ें होती हैं, गुण की मात्रा के आधार पर छोटे बड़े क्रम में व्यवस्थित समूहों में वर्गीकरण किया जाता है। गुण की मात्रा के आधार, मात्रा होती है और उस मात्रा के आधार पर छोटा कौन सा है, कौन बड़ा है ना, इस क्रम में व्यवस्थित समूहों का वर्गीकरण किया जाता है। अंतराल में क्या होता है, समान अंतराल पर स्थित अंकों का आवंटन किया जाता है। समान अंतराल पर स्थित जो अंक होते हैं उनका आवंटन किया जाता है। चौथा क्या है, अंकों के आवंटन में शून्य भी निहित रहता है। अंतराल मापने में या अनुपातिक मापने में क्या होता है, इसमें जो अंकों के आवंटन होते हैं उसमें शून्य भी निहित होता है। सांख्यिकी प्रविधियाँ, सांख्यिकी प्रविधियाँ नामित में ज़्यादातर कुछ नहीं होता, वही आवृत्ति हो गई और आवृत्ति वितरण हो गया और बहुलक हो गया। दो ही चीज़ें सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, एक आवृत्ति वितरण और दूसरा बहुलक। क्रमिक में आवृत्ति वितरण के साथ साथ, आवृत्ति वितरण और बहुलक के साथ साथ इसमें मध्यांक, चतुर्थांक, दशांक, प्रतिशतांक भी निकाला जाता है। तीसरा अंतराल मापने में इसमें मानक विचलन निकाला जाता है। गुणनफल, गुण, सहसंबंध गुणांक, श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक। और चौथा है इंटरवल, इसमें बहुलक, मध्यांक, मध्यमान, हरात्मक माध्य, आवृत्ति वितरण, मध्यांक, माध्यिका, छात्रों की संप्राप्ति, बुद्धि, व्यक्तित्व परीक्षण पर प्राप्तांक प्रदान करना। और तीसरा अनुपात में क्या होता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, मध्यमान, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य, ये सब चीज़ें यहाँ पे निकाली जाती हैं। तो सांख्यिकी प्रविधियों के आधार पर तुलना इनकी हो गई। फिर अगला एक उदाहरण बता दे रहे हैं, इसका उदाहरण बता दे रहे हैं। कैसे उदाहरण, पहला क्या है कि विद्यार्थियों को उनके लिंग भेद के आधार पर, कैसे विद्यार्थियों को उनके लिंग भेद के आधार पर छात्र व छात्रा के दो वर्गों में बांटना। ये किसका उदाहरण है, नामित मापनी का। लिंग भेद के आधार पर छात्र और छात्रा ये दो वर्गों में बांटना ही कैसी मापनी है, नामित मापनी का उदाहरण है। क्रमिक मापनी के एक उदाहरण बता देना। क्रमिक मापनी में छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर क्रम प्रदान करना। छात्र हैं, उनको योग्यता के आधार पर ये क्रम प्रदान कर देना, चाहे ऊपर से करो चाहे नीचे से करो। सबसे अधिक अंक जो पाया उसको, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, फिर उससे कम वाले को, इस तरीके से आप जिसका सबसे कम है उसको आप सबसे नीचे रखेंगे, जिसका सबसे अधिक है उसको सबसे ऊपर रखेंगे। तो छात्रों को उनकी योग्यता के आधार पर क्रम प्रदान करना, ये क्रमिक मापनी का उदाहरण। फिर अगला, छात्रों को संप्राप्ति, बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण पर प्राप्तांक प्रदान करना। किसमें, संप्राप्ति, अचीवमेंट, बुद्धि, इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी पर परीक्षण कर प्राप्तांक की गणना की जाती है, निकाला जाता है। चौथा अनुपात, इसमें छात्रों की लंबाई तथा भार, लंबाई और भार आदि का मापन करके उसके प्रदान करना है ना, करके प्रदान करना, मापन करके अंक प्रदान करना, मापन करके लंबाई या भार को लेकर के। जैसे भार किसी जीरो भी हो सकता है, लंबाई भी जीरो भी हो सकती है, यहाँ पर परम शून्य बिंदु होता है। ये तो बातें कुछ प्रमुख हो गई कि ऐसे ही चारों जो भी स्केल्स हैं, नामित, क्रमिक, अंतराल और अनुपातिक, इन चारों में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या भिन्नताएं हैं, इनका हमने तुलनात्मक अध्ययन के रूप में बातें आपके सामने रखी। तो एक चीज़ इसमें और बच जाती है, हमने पिछली क्लास में मापन मूल्यांकन एवं आकलन में अंतर तो बता दिया था, लेकिन मापन और मूल्यांकन में भी अंतर रह गया था। तो मापन मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, इसको भी आप देख लीजिए। मापन मूल्यांकन में क्या अंतर होता है, मापन क्या है और मूल्यांकन क्या है। जैसा कि हमने पहले भी कई बार जिक्र कर चुका है,
कर चुके हैं कि व्यक्ति मापन का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में हमेशा करता रहता है, क्योंकि मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता है। मूल्यांकन के पहले की प्रक्रिया मापन है और मूल्यांकन मापन के बाद होता है। मूल्यांकन हमेशा अंतिम में होता है, मापन होता रहता है, प्रारंभ में होता है, मापन प्रारंभ में हो जाता है। मापन का क्षेत्र संकुचित है, मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक है, विस्तृत है। मापन में क्या होता है कि घटना और परिणाम होता है, इसमें नहीं होता है। इस तरीके से मापन और मूल्यांकन में बहुत सारे अंतर हैं, इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। घटना या परिणाम के लिए प्रतीक का निर्धारण मापन के द्वारा किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें प्रतीक का निर्धारण किया जाता है। और प्रतीक का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मापन के द्वारा किया जाता है। किसी घटना या तथ्य का मूल निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? मूल निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। मापन में उत्तर के आधार पर अंक प्रदान किया जाता है। मापन में किसके आधार पर अंक प्रदान किया जाता है? उत्तर के आधार पर अंक प्रदान किया जाता है। मूल्यांकन में किसी स्थिति का निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है? किसी स्थिति का निर्धारण किया जाता है, जैसे श्रेष्ठ, प्रथम, द्वितीय, इस तरीके से। तो मूल्यांकन में स्थिति का निर्धारण किया जाता है, जबकि मापन में उत्तर के आधार पर अंक प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से मापन और मूल्यांकन में क्या है आपने देखा। मापन में और क्या है? मापन में किसी एक गुण या चर का मापन किया जाता है। किसी एक गुण या एक चर का मापन किया जाता है इसलिए इसका क्षेत्र संकुचित है, जबकि मूल्यांकन में अनेक चरों का मापन एक साथ किया जाता है, इसलिए इसका क्षेत्र क्या है? व्यापक है। मापन में किसी व्यक्ति वस्तु के विषय में निश्चित धारणाएं नहीं बनाई जा सकती। जहाँ पे आप मापन करेंगे तो मापन के द्वारा ये आप नहीं कह सकते कि अमुक व्यक्ति ऐसा है, अमुक व्यक्ति में ये विशेषताएँ, ये सब चीज़ें। तो मापन में किसी व्यक्ति के विषय में निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती, जबकि मूल्यांकन में कई परीक्षणों के आधार पर कई परीक्षण करके बालक के विषय में धारणा बनाई जा सकती है कि बालक आगे भविष्य में किस प्रकार होगा, कैसा होगा, क्या करेगा। मापन में समय, धन और श्रम कम लगता है, जल्दी होता है, आसान होता है, जबकि मूल्यांकन में समय भी ज़्यादा लगता है, धन भी ज़्यादा लगता है और श्रम भी अधिक करना पड़ता है। मापन में सार्थक भविष्यवाणी संभव नहीं है। इसका नेगेटिव पॉइंट है। मापन के आधार पे कोई भी आप नहीं कह सकते कि सार्थक भविष्यवाणी पे नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति ऐसा होगा। इसलिए मापन क्या है? ये भविष्यवाणी संभव नहीं है इसके द्वारा। मूल्यांकन में भविष्यवाणी संभव है। मूल्यांकन करके आप ये बता सकते हो कि व्यक्ति भविष्य में कैसा होगा, किस प्रकार से बर्ताव करेगा। इस तरीके से मूल्यांकन में क्या होता है? भविष्यवाणी करना संभव होता है मूल्यांकन के द्वारा। फिर इसके बाद आपका आता है मापन का ज्ञान क्या है? अपूर्ण। मापन का ज्ञान अपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह बहुत संकुचित होता है और यह बहुत सटीकता, इसमें वस्तुनिष्ठा, वैधता जैसी बातें नहीं होती। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मापन मूल्यांकन से पहले होता है, मूल्यांकन मापन के बाद होता है और वो पहले हो जाता है। मापन के लिए उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं है। मापन के लिए उसका उद्देश्य जानना आवश्यक नहीं है, जबकि मूल्यांकन उद्देश्य पर ही आधारित होता है। किस पर आधारित होता है? उद्देश्य पर ही आधारित होता है। तो इस तरीके से हमने अभी और है तो सुन लीजिए। मापन एक सामान्य शब्द है। मापन क्या है? एक सामान्य शब्द है। दैनिक क्रियाकलाप में लोग बहुतायत से मापन का प्रयोग करते हैं। मूल्यांकन एक कैसा है? तकनीकी शब्द है। मूल्यांकन कैसा शब्द है? तकनीकी शब्द है। और मापन किसी छात्र के संबंध में स्पष्ट धारणा, कोई भी छात्र है उसके संबंध में स्पष्ट धारणा व्यक्त नहीं करता है। कौन नहीं करता है? मापन। मापन किसी व्यक्ति या छात्र है उसके संबंध में स्पष्ट धारणा नहीं व्यक्त करता है, इसलिए वह
जबकि मूल्यांकन में ऐसा नहीं होता। मूल्यांकन के पश्चात किसी भी छात्र के प्रति धारणा बनाई जा सकती है। मूल्यांकन विधिवत हो गया तो उसके बाद आप बता सकते हो कि अमुक बच्चा इधर जाएगा, अमुक बच्चे में ये योग्यताएं हैं। तो इसमें धारणाएं मूल्यांकन के बाद बनाई जाती हैं, जबकि मापन के बाद धारणाएं नहीं बनाई जा सकती हैं, बनाना संभव नहीं है। मापन को हम किसी भी वक्त कर सकते हैं, ये भी सरलता इसमें कि मापन चलते फिरते कहीं भी किसी स्थिति में कर सकते हैं, जबकि मूल्यांकन मापन के बाद ही संभव होता है। जब मापन हो जाएगा तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है, मूल्यांकन। यानी अगर आप ऐसे कहें तो मूल्यांकन क्या है, मापन क्या है, मूल्यांकन का एक अंग है। मूल्यांकन के क्या है, भाग है, एक उसका अंग है। इस तरीके से हमने देखा कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। मापन क्या है, मूल्यांकन क्या है, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। हमने इसके लिए लिखित नोट्स PDF के माध्यम से भेज दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो उसमें पूरा ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, बताई गई हैं, मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पड़ाव पर। आपके जैसे सिलेबस में लिखा है, क्या सिलेबस में लिखा है, अप्रोचेज ऑफ इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। तो अप्रोचेज ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन के जो अप्रोच हैं उसमें पहला क्या है, समेटिव, दूसरा है फॉर्मेटिव। तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे क्या होते हैं। तो चूँकि ये शिक्षा में प्रयोग किए जाते हैं, शिक्षा में मूल्यांकन किया जाता है, और उसी के आधार पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला इसमें क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन। शैक्षिक मूल्यांकन एजुकेशनल इवैल्यूएशन क्या है, इसका हम लोग चर्चा करते हैं। तो शैक्षिक मापन अगर हम देखें तो एक तरह से यह शैक्षिक मापन का तात्पर्य क्या है, शैक्षिक तात्पर्य क्या है कि शिक्षा की विभिन्न वस्तुएं, जो शिक्षा जगत में वस्तुएं व्याप्त हैं। कौन कौन सी वस्तुएं हो सकती हैं, वह शिक्षण विधि भी हो सकती है, पाठ्यक्रम भी हो सकता है, शिक्षण उद्देश्य भी हो सकता है, कक्षा शिक्षण भी हो सकता है, और शैक्षिक कार्यक्रम हो सकता है, शिक्षण सामग्री हो सकती है। ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों की प्रक्रिया से है। इससे है, ये सारी चीज़ों की प्रक्रिया से ही शैक्षिक मूल्यांकन का तात्पर्य है। अब आज चीज़ें स्पष्ट हो गई। शैक्षिक मूल्यांकन क्या है, शैक्षिक मूल्यांकन में जो भी वस्तुएं हैं, चाहे शिक्षा के उद्देश्य हो, चाहे शिक्षण विधि हो, चाहे शिक्षण कौशल हो, चाहे शिक्षण सामग्री हो, है ना, चाहे पाठ्यक्रम हो, शिक्षण मेथड हो, ये सारी चीज़ें सामग्री की वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, शैक्षिक मूल्यांकन कहते हैं। अब शैक्षिक मूल्यांकन में भी एक तरीके से देखें तो दो प्रकार का होता है। शैक्षिक मूल्यांकन में कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। और इसे मिचेल स्क्रीवेन है, इन्होंने कहा कि मूल्यांकन की भूमिका की चर्चा करते हुए मूल्यांकन को दो भागों में विभाजित किया है। इसके अनुसार शैक्षिक मूल्यांकन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, संरचनात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है, योगात्मक मूल्यांकन क्या है, आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है, संरचना का मतलब होता है बनाना, किसी चीज़ को निर्मित करना, किसी चीज़ का निर्माण करना। तो निर्माण जब होगा तो निर्माण होने के लिए कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी होंगी, कुछ चीज़ें इसमें खराब भी होंगी, है ना, कुछ ग्रहण करने योग्य होंगे, कुछ ग्रहण करने योग्य नहीं होंगी। इस तरीके से संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है, इसके बारे में समझ लीजिए। संरचनात्मक मूल्यांकन से जो कंसेप्ट है इसका, संरचनात्मक मूल्यांकन, वह यह है कि मूल्यांकन से जो अभिप्राय है उसका तात्पर्य है किसी ऐसे शैक्षिक कार्यक्रम, योजना, प्रक्रिया अथवा सामग्री आदि के बराबर से है, आदि के मूल्यांकन से है। किसका मूल्यांकन, शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक योजना, सामग्री इत्यादि के मूल्यांकन से है,
जिसमें मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन होगा, तो मूल्यांकन के आधार पर सुधार करना संभव है, सुधार किया जाता है। उसमें जो भी कमियां हैं उसको दूर करके उसमें सुधार किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसी कहें तो संरचनात्मक मूल्यांकन करता है, संरचनात्मक मूल्यांकन करता है शैक्षिक कार्यक्रम, योग्यता, प्रक्रिया की सामग्री एवं उसकी प्रभावशीलता, गुणात्मक वांछनीयता तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। संरचनात्मक मूल्यांकन में और क्या होता है, किसी निर्माणाधीन कार्यक्रम की योजना बनाना, प्रक्रिया सामग्री को अंतिम रूप देने से पूर्व, इसको अंतिम रूप देने से पूर्व ही उसके प्रारंभिक प्रारूप का मूल्यांकन करना होता है। जो उसका प्रारंभिक प्रारूप है उसका मूल्यांकन करना होता है, और जिससे उसकी संरचनात्मक कमियों को दूर किया जा सके, जिससे उसकी जो संरचनात्मक कमियां है उसको वह दूर कर सके, दूर किया जा सके। तो इस तरीके से भूमिका संरचनात्मक मूल्यांकन भूमिका कही जाएगी। इसी प्रकार से यदि किसी नवीन शिक्षण विधि, दूरदर्शन पाठ, पाठ्यक्रम, सहायक सामग्री आदि में संशोधन व सुधार करने की दृष्टि से इनका मूल्यांकन किया जाता है तो इसे संरचनात्मक मूल्यांकन कहेंगे, संरचनात्मक मूल्यांकन कह सकते हैं। संरचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या है? संरचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है शैक्षिक व्यक्ति के उसके द्वारा तैयार किए गए या जा रहे कार्यक्रम या सामग्री की कमियों को इंगित करना है। तो इस तरीके से कमियों को जान लेता है और कमियों को जान करके फिर क्या करता है? अतः संरचनात्मक मूल्यांकन करता कार्य को 3 भागों में बांट करके उसका अध्ययन किया जा सकता है। पहला कार्य क्या है? सबसे पहले ये होता है कि जो भी शैक्षिक कार्यक्रम है या सामग्री है उसके विभिन्न अंगों के उसकी क्या अच्छे पहलू हैं, क्या उसके खराब पहलू हैं, इस तरीके से उसके गुण दोषों के संबंध में अस्पष्ट प्रमाण एकत्रित किया जाता है। ये पहला चरण है। फिर दूसरे चरण में क्या आता है? इन प्रमाणों के आधार, यानी जो हमने प्रमाण को इकट्ठा किया है, इन प्रमाणों के आधार पर कार्यक्रम की सामग्री कमियों को सम्मुख करना तथा जो कमियां उसको सम्मुख करना, तथा तीसरा है इन कमियों को दूर करने के कार्यक्रम या सामग्री को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है। तो इस तरीके से इसके 3 कार्य हो गए। प्रथम कार्य क्या है? ये व्यक्ति किसी भी वस्तु की अच्छी बुराई क्या है इसके बारे में वह जानता है। फिर उसके पश्चात इन प्रमाणों के आधार पर कार्यक्रम सामग्री कमियों को सम्मुख रखता है, उसकी जो कमियां उसको सामने रखता है, तथा तीसरा है इन कमियों को दूर करके कार्यक्रम या सामग्री को उसके अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है। इस तरीके से इसके जो 3 कार्य हैं, पहला गुण दोष को जानना, दूसरा क्या है? इन गुण दोषों के आधार पर सामग्री की कमियों को सम्मुख में रखना, तथा इन कमियों को तीसरा क्या है? इन कमियों को दूर करके कार्यक्रम या सामग्री को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करना है। तो ये चीज़ें हमने देखा कि क्या है संरचनात्मक मूल्यांकन, क्या है, किसे कहते हैं। फिर इसके जो दूसरा मेथड है वह है समेटिव यानी योगात्मक मूल्यांकन क्या है? योगात्मक मूल्यांकन जैसे कि ये संरचनात्मक मूल्यांकन था वैसे योगात्मक मूल्यांकन होता है। इसमें तो हम लोग चलिए देखते हैं योगात्मक मूल्यांकन क्या है। तो योगात्मक मूल्यांकन जो है वह क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। योगात्मक मूल्यांकन से जो अभिप्राय है उससे तात्पर्य है किसी जो पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्य हैं, तो उन पूर्व निर्मित शैक्षिक कार्यों को शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री की समय की जो वांछनीयता है उसको ज्ञात करने की एक प्रक्रिया है।
उसको ज्ञात करने क्या है, एक प्रक्रिया है। अगर इसको हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन करता किसी शैक्षिक कार्यक्रम, कोई भी शैक्षिक कार्यक्रम है, उस शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित योजना बनाता है, उससे संबंधित सामग्री का एकत्रीकरण किया करता है और सामग्री के गुण दोष की जानकारी इसलिए एकत्रित करता है, इसके जो गुण है, इसके जो दोष हैं, उसको इसलिए एकत्रित करता है कि जिससे उस कार्यक्रम, योजना, सामग्री को स्वीकार करने या भविष्य में जारी रखने के संबंध में निर्णय लिया जा सके। किसको स्वीकार करना है, ये सो बता देना है। तो इस तरीके से स्पष्टतः योगात्मक मूल्यांकन पहले से सरलीकृत कार्यक्रमों, योजनाओं या सामग्री को भविष्य में यथावत जारी रखना, भविष्य में जैसा है वैसे ही जारी रखना अथवा उपलब्ध अनेक विकल्पात्मक कार्यक्रमों व सामग्रियों में से किसी एक सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करके, सर्वाधिक उसमें जो बहुत सारे हैं उसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त है उसका प्रयोग करके उसका चयन करने की दृष्टि से किया जाता है। ये तो हो गया तात्पर्य क्या है, योगात्मक मूल्यांकन क्या है, किसे कहते हैं, है ना। कई बार आप इसको नोट्स को बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, बहुत कोई नई चीज़ें नहीं है ना। तो यही है, ये संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है, वह कोई भी चीज़ें हैं, शैक्षिक कार्य है, उद्देश्य है, पाठ्यचर्या है, कार्यक्रम है, उसके बारे में वह क्या करता है, जानकारी लेता है। जानकारी लेकर उसके जो गुण दोष हैं उनके गुण दोषों को जानता है। फिर दूसरे कार्य क्या होता है, जो उसकी कमियां हैं उसको कमियों को सम्मुख रखता है। फिर तीसरे कार्य क्या होता है, उन कमियों को दूर करने के उपाय करता है। तो योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, योगात्मक मूल्यांकन में जो भी कार्यक्रम है वह योजना, सामग्री, समग्र वांछनीयता को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। और इसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन करता किसी शैक्षिक कार्यक्रम, योजना या सामग्री, उसके गुण या दोष की जानकारी इसलिए एकत्रित करता है जिससे कार्यक्रम, योजना, सामग्री को स्वीकार करने या भविष्य में जारी रखने के संबंध में निर्णय ले सके, इसलिए सामग्रियों का चयन करता है। और इस तरीके से योगात्मक मूल्यांकन पहले से स्वीकृत जो कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, सामग्री हैं, उसको भविष्य में उसी रूप में जारी रखना, उसकी गति को बनाए रखना अथवा उपलब्ध अनेक विकल्पात्मक कार्यक्रमों का सामग्री में से किसी जो भी सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे अच्छी है, उसको लेते हैं, उसको चयन करते हैं। इस दृष्टि से योगात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। उसको भी एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझा देते हैं। उदाहरण के माध्यम से, जैसे यदि माध्यमिक शिक्षा परिषद है और उसके इंटर कक्षा के लिए किसी गणित की एक पाठ्य पुस्तक का चयन करना है, तो पाठ्य पुस्तक का चयन करने हेतु विभिन्न जो भी प्रकाशक है ना, प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित तथा जो बाजार में उपलब्ध है, बाजार में भी चीज़ें उपलब्ध हैं और इनमें से गणित की अनेक पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन कराती है, उसका मूल्यांकन करते हैं। और इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहा जाता है। और तथा मूल्यांकन प्रक्रिया की इस भूमिका को क्या कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन की भूमिका कहते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने क्या क्या इसमें देखा, आज अपने इस वीडियो में उसका सारांश आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हमने बताया किस तरीके से नामित, क्रमित, अंतराल और अनुपात मापने में एक दूसरे से भिन्नताएं हैं, इस रूप में एक दूसरे से क्या है, अलग है। उसको हमने देखा, तुलनात्मक अध्ययन किया, देखा किसमें मात्रा होती है, इसमें कौन सी गणितीय संक्रियाएँ की जाती है, कौन सबसे अच्छा है, कौन अच्छा नहीं है ना। किसमें क्रम को देखा जाता है, किसमें मात्रा को देखा जाता है, किसी में क्रम मात्रा दोनों को देखा जाता है, किसी में अंतर को देखा जाता है। और इसको सबके अलग अलग उदाहरण के माध्यम से हमने इसको पूरा समझाया, बताया। उसके पश्चात हमने देखा कि मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, उसको हमने बताया। मापन क्या होता है, मूल्यांकन क्या होता है।
दोनों में क्या अंतर है, ये सारी चीज़ें हमने बताया इसमें। फिर उसके बाद हमने तीसरे चरण में आया प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन। प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन जिसमें फॉर्मेटिव और समेटिव है। फॉर्मेटिव संरचनात्मक, समेटिव योगात्मक। संरचनात्मक क्या है, जो किसी चीज़ की संरचना करना, किसी चीज़ के निर्माण करना। ये शिक्षा जगत में कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती है, शिक्षक उद्देश्य हो सकती है, पाठ्यवस्तु हो सकती है, शिक्षण सामग्री हो सकती है, पाठ्यचर्या हो सकती है, पाठ्यचर्या कार्यक्रम की रूपरेखा हो सकती है। जिसमें से कोई भी चीज़ें होती है उसका निर्माण करना। इसके लिए 3 चीज़ें होती हैं। जिस चीज़ का उसने चयन किया है उस चीज़ में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। अच्छाई है तो ठीक है, जो बुराई है उसको दूर करने का उपाय करता है, उसको सामने ला करके उसको दूर करता है। दूर करने के बाद सबसे अच्छा सही है उसका ही वो चयन करता है। दूसरा है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन में हमने बताया इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भी पूर्व निर्धारित चीज़ें नियम हैं उनको मान लिया जाता है और उसी के आधार पर मूल्यांकन करता है। तो इस तरीके से हमने आज जितनी बातें की, आज की पूरी वीडियो में यहीं तक रखते हैं। ये सारी बातें हमने बताई आपका। अगले दिन इसी के प्रोजेक्ट आपकी इवेल्युएशन की और जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उस पर चर्चा होगी, उस पर वार्ता होगी। तक हम आपसे विदा चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।